हेलो बच्चों। जैसा कि आपने अपने थंबनेल में देखा कि आज मैं 11th क्लास की एनुअल एग्ज़ाम के लिए एक कंप्लीट सिलेबस केमिस्ट्री का क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस लेकर के आया हूं। मैं आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक जहां से कि क्वेश्चन आना ही आना है, गोल्डन पॉइंट समझाने वाला हूं। जी हाँ, ध्यान से सुने, समझाने वाला हूं। ठीक है, टॉपिक नहीं बताएंगे, टॉपिक इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ साथ मैं आज उन टॉपिक को डिस्कस भी करूंगा। आपको सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में टोटल 9 चैप्टर हैं। 9 चैप्टर के इंपोर्टेंट टॉपिक्स को आज मैं आपसे के साथ डिस्कस करूंगा। और मेरा यकीन मानिए, आपने अगर वो सारे टॉपिक ढंग से समझ लिए तो एनुअल एग्जाम में आप धमाका कर दोगे। फेल तो हो ही नहीं सकते आप, फेल का डर खत्म, क्योंकि मैं हूं ना आपका अपना रसायन गुरु। टेंशन तो होने ही नहीं दूंगा आप लोगों को। ये बात समझ में आ रही है ना? चलिए शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के कंप्लीट सिलेबस का एक कंप्लीट प्रोफार्मा। तो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री क्लास 11th में ठीक है बच्चा, हमारे टोटल जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर कितने बच्चा? 9 चैप्टर्स हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है बच्चा, 9 चैप्टर्स। इन 9 चैप्टर्स में 2 पार्ट है हमारे पास। जो फर्स्ट बुक होगी उसमें 6 चैप्टर और जो सेकंड बुक होगी उसमें 3 चैप्टर्स हैं। अब इन चैप्टर्स को आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल, डायमंड टॉपिक, गोल्डन की टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं आज हम। देर ना करते हुए एक एक टॉपिक्स को हम आज समझेंगे और उनसे क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है बच्चा, चलो तो शुरुआत करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में। चलिए, आपके फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर एक टॉपिक आएगा बच्चा जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। वो टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आने से कोई नहीं रोक सकता। आप अगर ये टॉपिक कर लेते हैं, एक टॉपिक, ये आप तो समझ लो कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर होने वाला है कि आपके एग्जाम में नंबर आएंगे। ठीक है बच्चा, तो लिमिटिंग रिएजेंट्स के हम टॉपिक को समझते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने, हमारे पास ये 2 रिएक्शंस हैं। अगर आप ध्यान से देखें बच्चा, तो मैंने ये 2 रिएक्शंस आपको दी हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। सेम यहां पर भी ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है? रिएक्टेंट के मोल को कंपेयर करना है। रिएक्टेंट के मोल को कंपेयर करिए, इसमें और इसमें रिएक्टेंट के मोल को अगर आप देखें तो दोनों में जो मोल है वो क्या है? सेम है। ठीक है, तो इसमें क्या है? सेम नंबर ऑफ मोल। क्लियर? सेम नंबर ऑफ मोल। और अगर हम यहां देखें तो इसमें 1 मोल है, इसमें 3 मोल है, यानी डिफरेंट नंबर ऑफ मोल। डिफरेंट मोल है इसके अंदर। रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चा, अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल सेम है तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन या स्टोइक्योमेट्रिक रिएक्शन। यानी ये वाली रिएक्शन हमारी कौन सी है? स्टोइक्योमेट्रिक, स्टोइक्योमेट्रिक रिएक्शन। ठीक है बच्चा, और जिसके नंबर ऑफ मोल सेम नहीं है उसको बोलेंगे नॉन स्टोइक्योमेट्रिक रिएक्शन। बोलो, बात समझ में आ रही है? आई होप समझ में आ रहा होगा। अब जब अगर मोल सेम नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास, जब मोल सेम नहीं है तो ऐसी कंडीशन में जिसके मोल कम है, जिसके मोल कम है, लेस है, उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसके मोल हाई है उसको बोलेंगे एक्सिस रिएजेंट। ध्यान रखना है, लिमिटिंग रिएजेंट आर दोस रिएक्टेंट स्पीसीज विच कंटेन अ लेस अमाउंट बिकॉज इट्स द कंप्लीटली कंज्यूम इन द रिएक्शन। रिएक्टेंट की डेफिनेशन, लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन आपने बुक से पढ़ी होगी कि ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो किसी भी रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बोलो, बात सही है ना बच्चा?
तो ऐसे रिएक्शन कौन से होंगे? जिनके मोल कम होंगे, और जिनके मोल कम होंगे वो क्या होंगे? LR, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। आ रहा है ना? चलो, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब आपका क्वेश्चन कैसे आएगा? ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कैसे आएगा वो समझे। एग्जाम्पल लिया, एक मान के चलो एक रिएक्शन दिया आपको, N2 + 3H2 gives 2NH3। ओके बच्चा, हमने इसके मोल दिए आपको 2 मोल नाइट्रोजन के, और इसके मोल दिए हमने 6 मोल, या हमने 8 मोल दे दिए, 8 मोल। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, और साथ ही साथ जो अमोनिया बन रहा है उसके मोल कितने होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मोल निकाल लिया तो मोल से हम लोग मास भी निकाल सकते हैं। मास का क्वेश्चन से कनेक्ट कर देगा। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझें। सबसे पहले आप देखेंगे इसका 2 मोल है जो गिवन मोल है, तो यहां पर आपको एक मोल का फॉर्मूला होता है कॉफिशिएंट मोल निकालना। ठीक है, तो कॉफिशिएंट मोल निकालेंगे तो इसके 2 मोल गिवन है और 1 मोल रिएक्शन का मोल है। ये कॉफिशिएंट मोल निकालने का फॉर्मूला बच्चा क्या? रिएक्शन मोल। ठीक है ना, गिवन मोल अपॉन रिएक्शन मोल। तो गिवन मोल कितना है? 2 मोल, और रिएक्शन मोल कितना है? 1। ये कितना आ जाएगा बच्चा? 2। ऐसे इसका कॉफिशिएंट मोल निकालेंगे। गिवन मोल कितना है? 8। रिएक्शन मोल कितना है? 3। तो ये आ जाएगा 2.6। ठीक है, 2.67 आ जाएगा। अब आपको कंपेयर करना है, ये कॉफिशिएंट मोल निकाल दिया मैंने, इसमें कंपेयर करिएगा तो ये वाला मोल कम आ रहा है और ये मोल ज्यादा आ रहे हैं। इसके 2 मोल है, इसके 2.67 है, और जिसके मोल कम होते हैं मैंने अभी बताया था उसी को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब हमारा नाइट्रोजन जो है वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है इस रिएक्शन के अंदर। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया तो इसका मोल क्या होगा? तो लिमिटिंग रिएजेंट को कंपेयर कर देंगे अमोनिया से। तो कैसे करेंगे वो देखें। देखो, इसका 1 मोल है जो कि 2 मोल अमोनिया दे रहा है, तो यहां लिखेंगे 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन गिव इक्वल टू 2 मोल ऑफ NH3। ठीक है बच्चा, भाई 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया मिल रहा है, तो 2 मोल से कितना मिलेगा? 2 मोल नाइट्रोजन गिव 2 × 2 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 4 मोल ऑफ एमोनिया। यानी यहां पर इसका आंसर आ गया 4 मोल। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन कर लीजिएगा। लिमिटिंग रीजन का एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। एक क्वेश्चन यहां से आएगा मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को कर लीजिएगा। मोल कॉन्सेप्ट 100% क्वेश्चन आने वाले हैं ये। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन क्या है वो समझें। मोल कॉन्सेप्ट का एक फॉर्मूला उसको लगा देना बच्चा, नंबर ऑफ पार्टिकल। ध्यान से सुन लें, नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू W/M इंटू Na। Na इज एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला लगा देना। मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल आसानी से होने लगेंगे आपके। जस्ट लाइक इस एग्जांपल हमने लिया, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन लिख देता हूं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 1 एटम का मास क्या होगा? तो ध्यान से देखें कैसे निकालेंगे। हमें यहां पर एटम दे रखा है, मतलब पार्टिकल दिया है 1, मास पूछ रहा है। मोलर मास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो क्रॉस करेंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा 1/Na, मतलब ये हो जाएगा 1/6.02 इंटू 10⁻23। इतना मास हो जाएगा, जो पावर में जाएगा तो 1/6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम एक एटम का मास हो जाएगा ये। बोलो, बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में लगाते जाइए, मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन तो बच्चा हर हाल में आने वाला है, हर हाल में, चाहे वो हमारा दिल्ली बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड, कहीं पर भी हो, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, पंजाब बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कहीं से भी
एक क्वेश्चन तो यहां से आने वाला है, 100% कर लीजिए, ठीक है बच्चा। नाउ बात कर लेते हैं सेकंड चैप्टर्स के अंदर। सेकंड चैप्टर में बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन 100% आने वाला है, कॉन्फ़िगरेशन 100% आएगा बच्चा। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे निकाला सभी का समझ लें। जैसे मैंने कहा Fe का कॉन्फ़िगरेशन बताइए, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो देखिए समझ लें Fe का 26 एटॉमिक नंबर। मैं यहां पर आपको ओनली ट्रिक्स एंड टिप्स दूंगा, बात समझ में आ रही है, जिससे कम समय में आप पेपर को सॉल्व कर दो। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, स्कूल स्कूल पब्लिक, स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। रिपीट अगेन, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। चेक करोगे फर्स्ट एस आ जाए 1, फर्स्ट पी आ जाए 2 और फर्स्ट डी आ जाए 3, उसके बाद में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें 1s, ये 2s हो जाएगा, देखो 2s हो गया तो ये 3s, p2 हो गया 3, s हमारा 3 हो गया 4, p हो गया हमारा 3 4 हो जाएगा, s हमारा 4 हो गया 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, s में 2 होते हैं, s में 2 होते हैं ऑर्बिटल के अंदर, p में 6, s में 2, p में 6, s में 2, यहां तक चेक कर लें कितना हो गया, 2 2 4 6 10 20 हो गया। मुझे 6 और चाहिए, d में 6, इसका मतलब इसे हटा दो यहां से, ये हो गया d, ठीक है बच्चा, 3d 6। चलिए तो यहां से कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये हमारा 26 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बोरवरी से बनाएंगे तो देखो बोरवरी में बनाएंगे तो ये 1s, ये 2s, ये 3p वाला आ गया और ये 4s। कॉन्फ़िगरेशन बना 2 8 14 2। चेक करें, फर्स्ट वाले में 2, सेकंड वाले में देखो 8, थर्ड वाले में 6 2 8 और 6 14 और फोर्थ वाले में 2। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो एक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन तो 100% आएगा और इसी से हम लोग बहुत सारी कॉमन क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। हम स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बता सकते हैं, हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता सकते हैं, हम यहाँ पर रिएक्टिविटी बता सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चा। समझ में आ रहा है ना? चलो एक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन ढंग से कर लेना, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चा क्वांटम नंबर, जहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, तो वो भी चेक करते हैं। क्वांटम नंबर का क्वेश्चन जैसे हमने कहा 3p5 और इसके लिए मैंने कहा बच्चा NLMS is a quantum number. What is a quantum number? Quantum number are those number which used to determine of the position of electron in an atom. किसी भी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है तो उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करने वाले नंबर को बोलते हैं बच्चा क्वांटम नंबर। कितने होते हैं ये? 4 होते हैं। प्रिंसिपल N, एजीमुथल L, मैग्नेटिक M और स्पिन S, ये 4 हैं। ये चारों क्वांटम नंबर क्या बताते हैं बच्चा? ये बताएगा N, जो बताएगा वो बताएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है 5वां वो किस सेल में है, L है ये बताएगा हमें किस सब सेल में है, M बताएगा किस ऑर्बिटल में है और S बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो अब ये बोल रहा है कि भैया 5वें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताओ, मैं कौन सा सेल, सब सेल, सब, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, हमारे जो पहले लिखा हुआ है वो N की वैल्यू है, N मिल गया 3, ओके बच्चा। L की वैल्यू निकाले, हमें ये पता है L का जो फॉर्मूला है वो होता है 0 to L इक्वल टू फॉर्मूला है क्वांटम नंबर में 0 to n-1, ओके बच्चा। तो 0 से स्टार्ट करना है और n-1 बन जाएंगे तो कैसे जाएंगे 1 2 3 4 ऐसे करके S P D F। ये क्या है? सब सेल हैं, क्योंकि सेल होती है KLMN, सब सेल हैं SPDF। इसका मतलब S के लिए L की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी 0, L P के लिए 1, G के लिए 2 और F के लिए 3। थोड़ा याद रखना, L की वैल्यू फिक्स है SPDF के लिए, ठीक है बच्चा। क्यों फिक्स है? क्योंकि फॉर्मूले से आ रही है, ठीक। तो यहां पर जाएं तो देखो यहां पर P दे रखा है, तो P के लिए L की वैल्यू क्या है 1, क्लियर? समझ में आ रहा होगा। M निकालिए। अब M कैसे निकालेंगे? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है M के लिए, M इक्वल टू होता है -L 0 to +L, ओके बच्चा।
-L से स्टार्ट करके +L तक जाना है, तो यहाँ पे L1 है हमारा, तो -1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से होते हुए +1 पे जाएंगे। क्लियर? इसके बाद हमें ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कौन से होते हैं? ये चैम्बर टाइप के, ये जो बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 बॉक्स बना लीजिए। अब इनमें इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए। हमारे पास 5th इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करें अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। पहले क्लॉकवाइज जाएंगे, 1 2 3 4 और देन 5। ये हमारा 5वां इलेक्ट्रॉन है, तो किस ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रहा है? 0 को, यानी हमारी जो m की वैल्यू है वो आ गई भाई 0 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए। और जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो नीचे जा रहा है, तो उसके लिए s की वैल्यू हो गई -1/2। अगर ये ऊपर जाता तो +1/2। तो हमारी 4 आंसर हो गए भाई NLMS। बोलो, बात समझ में आ रही है? क्वांटम नंबर 100% आएगा, निश्चित है, लिख लो। 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है, दिक्कत नहीं आने दूंगा, पेपर तो पास होके रहोगे अब। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आएंगे ही आएंगे, गोल्डन पॉइंट है, निश्चित है भाई, निश्चित। एक तो IUPAC कर लेना, IUPAC चैप्टर नंबर 3 में। IUPAC कौन सी है? जिसमें Z ग्रेटर देन 100 होगा बच्चा। Z कितना होगा? ग्रेटर देन 100। जैसे मान के चलो मैंने कहा 115 का बनाइए, तो उसके लिए एक सीरीज आपको याद करनी है, एनसीईआरटी में दी हुई है। जैसे 1 को हम लोग कहते हैं अन, तो 1 के लिए अन और 5 के लिए पेंट, और इसमें क्या लग जाएगा? ईएम। तो भैया नाम बन गया अन पेंटियम। ये कैसे बना, थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देते हैं। इसके लिए आपको याद रखना है, 0 के लिए अन, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए डाई, इस तरीके से 3 के लिए ट्राई। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और ये हमारा प्लस ईएम सब में जोड़ देना, इससे आपका नाम बन जाएगा यूपीएससी का। एक और दिखा देता हूं, देखो मैंने कहा हाँ भाई ये बताओ 123 एटॉमिक नंबर है, उसका नाम बताओ। तो 1 के लिए अन, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, और ईएम जात में जोड़ देंगे अन डाई ट्राइयम, बन गया ना। तो एक तो ये आएगा 3rd चैप्टर में 100%। और एक बच्चा पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ लेना, पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ लेना आप लोग, जो आने ही आने हैं, ट्रेंड्स पढ़ना है आपको, ठीक है। ट्रेंड्स कौन से होते हैं? ट्रेंड्स होते हैं बच्चा कि किसी भी पीरियड या ग्रुप में जाने पर उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या चेंजेस दिखाती है। जस्ट लाइक एज एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज आएगा, आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी, एटमाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो पढ़ लेना है आपको ये। जैसे एग्जांपल दूं कुछ, आपका एटॉमिक रेडियस, ठीक है बच्चा, एटॉमिक रेडियस पढ़ लीजिएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई इनमें से क्वेश्चन 100% आने वाला है, निश्चित है। ये एक बार आपको मेमोराइज करा देते हैं। देखिए सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है बच्चा? किसी भी एटम के अंदर इस तरीके से उसकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है, और ज्योमेट्रिकल में लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के इंटरमीडिएट स्टेट से बीच की डिस्टेंस को, ये वाली डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। बात समझ में आ रही है? लास्ट बैलेंस सेल और इंटर न्यूक्लियाई डिस्टेंस के बीच को कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ये ध्यान रखना है, नॉर्मल केस में अगर हम पीरियड के अंदर जाएं तो ये डिक्रीज होगी, और अगर ग्रुप में जाएं तो ये इंक्रीज होगी। दिमाग में बैठा के रखना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। नाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? जैसे यहीं समझोगे आप, जैसे यहां समझो, ये हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है,
इनके बीच इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, और न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव। अब आपको ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना पड़ेगा ना, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसी को बोलते हैं भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बोलो बात समझ में आ रही है? अब ये क्या होगा, पीरियड में हम लोग जाएंगे तो पीरियड में तो ये बढ़ेगी, और ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप में ये डिक्रीज होगी। कैसे बता देते हैं थोड़ा एक एग्जांपल लेकर। जस्ट लाइक इस एग्जांपल लिया हमने, मान के चलो मैंने कहा Na और Li है, ठीक है, और इन दोनों में हमने आपसे पूछा कि किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, ठीक है। तो देखो Na को हमने दिया 281, यानी इसके 3 सेल होंगे, और इसका होगा 2 1, एटॉमिक नंबर 3 है इसका 11 है। क्लियर? अब अगर सेल बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी, ऐसे करके नंबर ऑफ सेल है हमारे, 3 सेल है, ध्यान से समझना, इसके 3 सेल है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसके न्यूक्लियस और ये 2 सेल होंगे, इसके बीच की डिस्टेंस ये होगी। अब जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो उसकी स्ट्रेंथ वीक होगी, कमजोर होगा बॉन्ड, और जब बॉन्ड कमजोर होगा तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी। और जिसका पास में होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, मान के चलो प्लस और माइनस जितने पास होंगे उनकी मजबूती, उनकी स्ट्रेंथ भी तो ज्यादा होगी भाई। तो यहाँ पे न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव पास है कि नहीं है, यहाँ डिस्टेंस बढ़ गई तो ये बॉन्ड वीक हो गया, और ये बॉन्ड कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भैया ज्यादा हो गई, लिथियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो गई। समझ में आ रहा है? तो ग्रुप में देखो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लिथियम से सोडियम जाएंगे। समझ में आ रहा होगा? अगला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है बच्चा, वो समझे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझिएगा, वो क्या है। मान के चलो कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जैसे Cl है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl नेगेटिव बना। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करते समय ये एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्यों करेगा रिलीज भाई? क्योंकि हमारे साथ आपने एक चीज बता दूं, जो हर सेल होती है, इन सेल की एनर्जी फिक्स होती है, ठीक है। अब मान के चलो ये 3rd सेल है और इसकी एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है Cl के अंदर, इस तरीके से ये इसकी 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन और गेन किया, तो भाई जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सेल की एनर्जी तो बढ़ेगी ना, और सेल की एनर्जी तो फिक्स होती है। इसका मतलब है कि जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उतनी ही एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, क्योंकि सेल की एनर्जी को फिक्स करना है उसे, ठीक है। मान के चलो सेल की एनर्जी हमारी, इस सेल की एनर्जी 40 किलो जूल है सपोज करो, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन और लिया 5 किलो जूल का, तो 5 किलो जूल की एनर्जी बराबर ये सेल जो है एनर्जी को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन लिया, बदले में उतनी ही एनर्जी को क्या करने वाला है, ये रिलीज करने वाला है। ऐसी कंडीशन में ऐसी एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करते समय रिलीज एनर्जी, डेफिनेशन याद रखना। और एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये क्या चीज है भाई, ये भी समझ लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। लाइक एस HCl, ये HCl है, ध्यान से समझना। HCl के अंदर Cl पे 6 इसके लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का ये हो गया। अब अगर आपसे ये कहें कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है क्या अपनी जगह स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा भाई, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ना, क्योंकि नेगेटिव पावर ज्यादा है, खींचने की पावर ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट करेगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन देगा। उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैंने पीरियोडिक ट्रेंड्स के चारों पॉइंट आपको एक्सप्लेन किए, बच्चा कर लेना, मजा आ जाएगा एग्जाम में 100%। बात कर लेते हैं चौथे चैप्टर की, केमिकल बॉन्डिंग। भाई केमिकल बॉन्डिंग कर लो। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन, 100% आने वाला है हाइब्रिडाइजेशन। निश्चित रूप से हाइब्रिडाइजेशन कर लो बच्चा, और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कर लो, आपका काम हो जाएगा। दोनों टॉपिक आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं,
हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं है, आप उसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कर लेना, आंसर मिल जाएगा। सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, या आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला बता देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन, ये फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। चेक कर लो भाई, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का कॉन्सेप्ट चेक कर लो, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने कहा CH4, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, हमने CH4 के अंदर स्ट्रक्चर बनाया। अब ध्यान से देखें तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये 4 हो गया, लोन पेयर 0 हो गया, H की वैल्यू आ गई 4, और 4 के लिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है भाई sp3। कर लेना, मजा आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। टॉपिक 1 आना ही आना है, ठीक है बच्चा। सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन यही समझ लो बच्चा, सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन। सिग्मा बॉन्ड जो होता है बच्चा वो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और पाई बॉन्ड एक तो डबल बॉन्ड में होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर होता है, तो इसमें तो पाई बॉन्ड है नहीं, क्योंकि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसमें कितने हो जाएंगे बच्चा, 4 सिग्मा बॉन्ड। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और बता देता हूं, जैसे मान के चलो मैंने कहा C2H2, C2H2, हाउ मेनी सिग्मा इन पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड बताओ भाई। तो देखो इसमें 2 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 2 सिग्मा, और एक ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई, जोड़ दो इनको, 3 सिग्मा प्लस 2 पाई। इथाइन के अंदर कितना होगा, कर लो, मजा आ जाएगा चौथे चैप्टर में भी। समझ में आ रहा है ना। इसके अलावा आप इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को भी कर लेना, और एक इसमें VSEPR थ्योरी के कॉन्सेप्ट को कर लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए चैप्टर नंबर 5 की बात बच्चा। ऐसे ही हम लोग थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम चैप्टर के कुछ कंटेंट को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ नहीं करना है बच्चा, उसमें एक न्यूमेरिकल, एंथैल्पी का न्यूमेरिकल आप लोग कर लीजिएगा, एंथैल्पी का न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल यहाँ से एंथैल्पी के अलावा एक न्यूमेरिकल यहाँ से गिब्स एनर्जी का कर लीजिएगा, गिब्स एनर्जी का कर लीजिएगा। गिब्स एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला है बच्चा डेल्टा G इक्वल टू -2.303 RT log Kc, ये फॉर्मूला है, ये कर लीजिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो एंथैल्पी के न्यूमेरिकल्स आप करें। एंथैल्पी क्या होती है, चेंज ऑफ एनर्जी इन द रिएक्शंस एट द टाइम ऑफ द कंबशन, फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। करिए, दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, एक वीडियो बना करके बहुत जल्दी मैं आपके सामने डाल दूंगा थर्मो पर भी, ठीक है बच्चा। इसके बाद आता है हमारा रेडॉक्स इक्विलिब्रियम चैप्टर। इक्विलिब्रियम में भी आपको कुछ नहीं करना है। इक्विलिब्रियम में चैप्टर में हम लोग जाएं तो इक्विलिब्रियम में आपको न्यूमेरिकल करना है, pH का 100% आएगा, फॉर्मूला होता है -log H प्लस कंसंट्रेशन। बेटा 100% आने वाला क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो मान के चलो मैंने आपसे कहा 0.001 m HCl, और इसका हमने pH पूछा है, पेपर में एग्जाम में आपके pH पूछा गया, तो आप कैसे करोगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले जो कंपाउंड दिया है उसको डिसोसिएट करें, HCl को डिसोसिएट कीजिए, तो बनेगा H प्लस Cl नेगेटिव। ये जो कंसंट्रेशन है वो इसकी भी होगी, इसकी भी, इसकी भी, का मतलब हमारे पास H प्लस कंसंट्रेशन आ गई 0.001 m। इसको पावर में कन्वर्ट कर दो तो मैं इसको इस लिख सकता हूँ 1 × 10⁻³ ठीक है बच्चा, या 10⁻³ बोलो, बात समझ में आ रही है। अब pH का फॉर्मूला लगाएं, ये मेरी H प्लस कंसंट्रेशन है, pH का फॉर्मूला लगाया -log H प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है, -log H प्लस कंसंट्रेशन, -log H प्लस कंसंट्रेशन हमने निकाली है 10⁻³ ये आगे आएगी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3। इसका मतलब आपका इस क्वेश्चन के लिए pH वैल्यू आ गई 3। आएगा क्वेश्चन, 100% आएगा बच्चा, ध्यान से कर लेना। एक और क्वेश्चन आता है केपी केसी के रिलेशन पर न्यूमेरिकल, इसको भी कर लीजिएगा। एक रिलेशन हमने दिया
Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा N। यहाँ पर R जो है वो गैस कांस्टेंट है, ध्यान रखना, गैस कांस्टेंट, और T जो दिखाई दे रहा है इट्स द टेम्परेचर, इसको केल्विन में लेना, ध्यान रखना टेम्परेचर को। और ये डेल्टा N जो है वो हमारा डेल्टा N वो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। बोलो बात समझ में आ रही है? इस फॉर्मूले की हेल्प से आर की वैल्यू यहाँ पे गैस कांस्टेंट के लिए आप लोग अलग अलग देना 0.0821, और केपी केसी में से कोई एक चीज आपको देगा और एक आपसे पूछेगा, या तो केपी दे दे केसी पूछ लेगा, या केसी दे दे केपी पूछ लेगा। तो एक क्वेश्चन यहां से आएगा, चलो देखते हैं कैसे करके, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना, जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम कंटेन करेंगे तो उसमें गैसियस और एक्वस सॉल्यूशन को ही प्रायोरिटी देंगे, सॉलिड और लिक्विड को नहीं, बिकॉज बोथ आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है बच्चा, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हमने एक रिएक्शन दी, मान के चलो मैंने कहा 2NOCl गैस को डिसोसिएट किया 2NO गैस प्लस Cl2 गैस। ओके, इसके लिए उसने Kc दिया है या Kp दे दिया, Kp इक्वल टू 10⁻³ एट 500 केल्विन। ओके बच्चा, तो Kc पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? Kc। क्वेश्चन को ध्यान से समझ। तो सबसे पहले इसमें डेल्टा N निकालिएगा। डेल्टा N निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 और 1 3 माइनस रिएक्टेंट 2 इक्वल टू 1, ये वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। तो Kp है भाई हमारा 10⁻³ इक्वल टू Kc निकालना है हमें, R की पावर हमारा 0.0831, ठीक है, या 821 वाली वैल्यू ले लें, 821 इंटू 500। डेल्टा N की वैल्यू कितनी निकली है? 1। ये इसको डिवाइड मारें तो Kc इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ अपॉन 0.0821 इंटू 500। इसको कैलकुलेट करेंगे तो भाई आंसर आ जाएगा, कर लोगे ना? फटाफट इसको सॉल्व करें और देखिए आंसर क्या आ रहा है। ठीक है बच्चा, और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर लिख के भेजें। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इक्विलिब्रियम से इतना कर लें आप। बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। आज हम आपके लिए एक वन शॉट लेकर के आए हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का। आपके चैप्टर नंबर 1 to 9 तक के टोटल चैप्टर्स के इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं, समझा रहा हूं। अगर आपने ये टॉपिक कर लिए तो आप तो धुआं उड़ा दोगे, मजे आ जाएंगे आपके। नाउ रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर नंबर 7। रिडॉक्स में भाई 2 ही कर लेना, एक तो बैलेंसिंग कर लेना, आप लोग क्या कर लेना? बैलेंसिंग कर लेना, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स। ठीक है बच्चा, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स कर लेना, और एक कर लेना ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ये 2 टॉपिक आपने कर लिए, मजे आ जाएंगे आपके। चलो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, मान के चलो मैंने कहा K2Cr2O7, और इसमें Cr का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ भाई। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना उसको x मान लो। कैसे करोगे? K का +1 मल्टीप्लाई 2, ये 1 क्या है? K का चार्ज होता है, 2 का मल्टीप्लाई किया, Cr का निकालना है तो 2x। 2 क्यों किया? 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2, और 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इस पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर रख दो। सॉल्व करो, +2 + 2x ± -14, तो 2x - 12 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू +6। भाई ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे आते हैं, कर लेना, निकलवाने के लिए आएगा पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो एक तो ये कर लेना और एक बैलेंसिंग कर लेना, मजे आ जाएंगे रिडॉक्स में। वो भी चेक कर लो रिडॉक्स की बैलेंसिंग कैसे आएगी। चलो देखते हैं। माने हमने एग्जांपल लिया MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स Mn डबल पॉजिटिव प्लस Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस H2O। अब आपको ऐसे कोई रिएक्शन दे देगा और उसको बैलेंस करवाएगा रिडॉक्स में, ठीक है।
अब इसको हम कैसे करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो देखो इसमें दो हाफ रिएक्शन बनाना, पहले एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, एक तो ये बन गई और एक हमारी ये बन रही है, उठा लो। MnO4 नेगेटिव से बन रहा है Mn2 पॉजिटिव। ध्यान से समझना, एसिडिक मीडियम है क्योंकि H+ आ रहा है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन के लिए H+ और ऑक्सीजन के लिए वाटर बैलेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। रिपीट अगेन, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो H+ और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो H2O। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन कितने 4, तो यहाँ पर 4 H2O ले लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O लिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ। ऑक्सीजन के लिए H2O यूज करना है आपको, और हाइड्रोजन के लिए क्या यूज करना है, H+। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के 4 है तो 4 H2O ले लिया। अब हाइड्रोजन देखो 4 2 8, तो हाइड्रोजन के लिए क्या लेंगे H+, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 H+। बोलो बात समझ में आ रही है ना, मजे आ रहे होंगे ना। अरे आज तो धुआं उड़ा दोगे आप, टेंशन मत लो, बस बिना स्किप किया पूरी वीडियो अगर आपने देख ली तो आज तो मजे आएंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए, देखो रिएक्टेंट पर टोटल 8 पॉजिटिव के हैं, 1 माइनस का है, देखो दिख रहा है ना। तो टोटल यहाँ पे ये कितने हो गए, 8 पॉजिटिव में से माइनस गए तो प्लस के 7 बचे ना, प्लस के 7, इधर आओ प्लस के 2। अब देखो इस पे 7 है, इस पे 2 है, दोनों को बराबर करना है। दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो इसके बराबर हो गए दोनों। देखो -6 भाई, 5 और माइनस के बाद 6 हो गए, +8 में से माइनस किया तो 2 बचे, इधर भी 2 इधर भी 2, रिएक्शन बैलेंस हो गई। दूसरी उठाओ, Fe2 पॉजिटिव से Fe ट्रिपल पॉजिटिव बनवा रहा है, इसमें 2 पॉजिटिव है, इसमें 1 पॉजिटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, हुआ बैलेंस। अब क्या करना है, इनके इलेक्ट्रॉन बराबर करने, इसमें 5 है इसमें 1 है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो। 5 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन हमें इक्वल करने हैं, ठीक है, तभी तो ऐड कर पाएंगे हम। तो हमने इक्वल किया तो भाई क्या होगा, इसमें 5 Fe हो जाएगा 2+, ये 5 Fe ट्रिपल प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। अब इन दो रिएक्शन को ऐड कर दो आप इनको, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया, बाकी जो बचा हुआ है उसको लिख दो। MnO4 नेगेटिव, देखो ये बच रहा है, 5 Fe2 पॉजिटिव ये बच रहा है, ठीक है, प्लस 8 H पॉजिटिव ये बच रहा है। गिव्स, इधर आ जाओ, इधर हमारा ये बच रहा है Mn डबल पॉजिटिव प्लस 5 Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 4 H2O। तो भाई ये हमारी हो गई बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स। कर लेना, अगर इतना कर लिया तो मजे आ जाएंगे। इसके अलावा एक सेल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसकी रिएक्शंस को पढ़ लीजिएगा, 100% आपका ये चैप्टर फाइनल हो जाएगा। अब बचे 2 चैप्टर, GOC और हाइड्रोकार्बन। GOC में आपको क्या करना है बच्चा, एक तो IUPAC कर लेना, IUPAC GOC के अंदर IUPAC कर लेना, एक आइसोमेरिज्म कर लेना, आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चा, आइसोमेरिज्म। GOC और आइसोमेरिज्म दोनों के लिए मैंने वीडियो डाल रखी है, मेरे ही चैनल पे चले जाइएगा और IUPAC ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल करके वहां से वीडियो देख लेना, आप बेड़ा पार कर दोगे, मजे आ जाएंगे आपको, IUPAC का धुआं उड़ा दोगे आप। समझ में आ रहा है, तो आप यहां से ये टॉपिक कर लीजिएगा, IUPAC और आइसोमेरिज्म। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लेना, फिर भी नहीं आता है तो मेरी बैक में जाकर के मेरे चैनल पे जाकर मेरी वीडियोस को देख लीजिएगा, फायदा होगा, ठीक है बच्चा। और इसके अलावा एक लास्ट चैप्टर है बच्चा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आपको क्या करना है, रिएक्शंस का ही खेल है उस पूरे चैप्टर में, टोटल चैप्टर में रिएक्शंस। अगर आपको हाइड्रोकार्बन ढंग से कर लिया तो आपका 11th का बेस तो अच्छा होगा ही, आपकी मार्किंग भी अच्छी आएगी, प्लस 12th का बेस बेटर हो जाएगा बच्चा। 12th का बेस, उसके लिए आपको करना क्या है, सारी रिएक्शंस एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, चारों की रिएक्शंस आप याद कर लीजिए, और फिर देखिए आपके सारे क्वेश्चंस अपने आप होने लगेंगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है ना, आपकी टोटल रिएक्शन लगभग 40+ बैठेंगी, 40+। लेकिन मैंने अपने चैनल पे एक ऐसी वीडियो डाली हुई है जिसकी 40+ रिएक्शंस को मैंने 10 रिएक्शंस में कंज्यूम कर दिया, केवल 10, हाइड्रोकार्बन खत्म।
उसके लिए क्या करना है, मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लेना, हाइड्रोकार्बन नाम से पड़ी हुई है मेरे चैनल पे। ये 10 रिएक्शंस को नोट कर लीजिएगा और उसके बाद आप देखिएगा आपका पेपर कितना मज़ेदार होता है एनुअल का, देख लीजिएगा। उसका लास्ट में, मैंने वीडियो के लास्ट में उसका लिंक भी दे रखा है, वहाँ से आप टच करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चा, और इस वीडियो से आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उससे लाभ हो, जिससे कि उन बच्चों का एग्ज़ाम भी, एनुअल एग्ज़ाम में वो बच्चे भी पास आउट हो जाएं, फेल का डर उनका भी खत्म हो जाए। तो आई होप बच्चा आज की टॉपिक से, वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिली होगी। आशा करता हूं कि ये सारी की सारे टॉपिक आप लोग जरूर करोगे और एनुअल एग्जाम में आप धुआं उड़ा दोगे। ठीक है बच्चा, तो आप, अगर आपको मेरे इस टॉपिक से आपको कुछ फायदा हुआ हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको शेयर कर दें। ओके बच्चा, तो मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।